Konnichiwa guys! Welcome to our newly started channel Loops of Biology. This is your friend Yogiraj Jakkal and we will be starting our third video on cell, the unit of life, with our next topic that is prokaryotic cell. ठीक है? So चालू करते हैं हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास बहुत सारे बाहर लेयर तो प्रेजेंट है बट अंदर कोई कंपार्टमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं सबसे बाहर वाला अगर मैं लेयर कंसिडर करूंगा तो इसको बोलते हैं ग्लाइको कैलिक्स रीजन। ठीक है। अब ग्लाइको वर्ड से ये तो समझ में आ रहा है कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है। और उसके बाद इसके पास प्रोटीन भी प्रेजेंट रहने वाला है। तो अगर कोई सेल के पास कैप्सूल रहे तो कैप्सूल के अंदर इट इज द टफ कवरिंग अराउंड द सेल। ठीक है। ये कैसा रहेगा? टफ कवरिंग रहेगा। एंड मेजरली इसके पास क्या रहने वाला है? प्रोटीन्स। वही अगर मैं एक लूज शीथ कंसिडर करता हूं या लूज लेयर कंसिडर करता हूं तो उसी लेयर को क्या बोलते हैं ये लोग? स्लाइम लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स के हमारे पास दो वर्जन्स रहने वाले हैं, एक तो कैप्सूल एज अ टफ लेयर एंड लूज शीट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। अब ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जब मूव करेंगे, ठीक है, तो आफ्टर योर ग्लाइकोकैलिक्स layer there is going to be a layer of cell wall। अब ये सेल वॉल एग्जैक्टली है क्या? हमने तो देखा है कि प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल रहता है बट एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल है नहीं। तो अब यूनिसेल्युलर में कौन सा सेल वॉल आ गया? तो इसी सेल वॉल को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। अब जैसे देख पाते रहेंगे कि यहां पे ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको हम लोग दो वर्ड्स में तोड़ देते। अगर मैं पेप्टिडो ये वर्ड कंसिडर करता हूं सो दिस वर्ड इज रिजेंबलिंग योर प्रोटीन्स। ठीक है। और शॉर्ट पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स के छोटे पोर्शंस। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है। और जो ग्लाइकेन पार्ट है दिस ग्लाइकेन इज रिजेंबलिंग योर कार्बोहाइड्रेट्स। सो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में एक आईयूपीएसी सिस्टम करके नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है वो जैसे पढ़ते हैं वैसे ही बायोलॉजी का कुछ एक पार्ट है। अगर ये नाम एंड हो रहा है ग्लाइकेन के साथ तो कार्बोहाइड्रेट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेजरली प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा चेन है और पेप्टाइड्स क्या है? इन माइनर अमाउंट। ठीक है। तो अब ये माइनर अमाउंट में कर क्या रहे? कार्बोहाइड्रेट का एक चेन एक लिंकेज के फॉर्म में स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ठीक है। देयर इज स्ट्रेट पॉलीमर। बट वही अगर मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं सो सीधे पॉलीमर्स को जोड़ने के लिए दे आर बेसिकली एक्टिंग एज क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट चेन्स को जोड़ के रखने के लिए यहां पे क्या दिया है? क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूल। और वही क्या रहने वाला है हमारा मेन चीज जिसके वजह से ये स्ट्रेट चेन को क्या दे देता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द स्ट्रेट चेन पॉलीमर। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है। ये क्या करने वाला है? स्ट्रेट चेन पॉलीमर को स्टेबिलिटी देने वाला है। सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रेट चेन पॉलीमर। अब इसके बाद एक और लेयर अंदर प्रेजेंट रहने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सो यहां पे क्या प्रेजेंट है? दूसरा लेयर दैट इज नथिंग बट योर सेल
मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन कंप्लीटली बनाया गया है फ्रॉम योर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। सो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, दिस सेल मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली मेड बाय योर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और इसके साथ कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी डाल दिए गए हैं। ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड्स शो करता है अपने सरफेस के ऊपर। सो देयर आर सम फोल्ड्स ऑन मेम्ब्रेन, और इन फोल्ड्स का नाम है मेसोसोम्स। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? मेसोसोम्स। सो ये मेसोसोम्स क्या है, कैसे काम करने वाले हैं, वी विल बी स्टडिंग दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेस्ड ऑन कि कौन से सेल के पास कितना थिक सेल वॉल है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड आवर स्टेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। तो जब कभी भी मैं कोई दो बैक्टीरियल सेल कंसिडर करता हूं, सो बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू बेसिक टू कैटेगरीज। पहला वाला कैटेगरी इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर कैटेगरी इज नथिंग बट योर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। सो अब ये टेक्निक का नाम क्या है? दिस इज नथिंग बट योर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है। सो यहां पे हैंस क्रिश्चियन ग्राम वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये स्टेनिंग प्रोसेस डिस्कवर की है। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स है, तो ये ग्राम पॉजिटिव सेल्स के पास देयर इज थिक पेप्टिडो ग्लाइकेन लेयर, जिस पेप्टिडो ग्लाइकेन को हम लोग अलग से क्या बोल सकते हैं? म्यूरिन लेयर। ठीक है। वही अगर मैं गैम नेगेटिव को देखता हूं तो वहां पे कैसा रहेगा? थिन पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। ठीक है। एकदम पतला सा पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर रहता है। सो यही चीज उन्होंने डिस्कवर किया बाय स्टेनिंग टेक्निक। अब स्टेनिंग यानी होता क्या है? दिस इज नथिंग बट प्रोवाइडिंग अ कलर टू स्पेसिफिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ये रूल को फॉलो करेगा, जिसके पास एक तो थिक लेयर रहेगा या फिर थिन पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर रहेगा, वही बस अलग अलग कलर में स्टेन हो सकता है। अगर हम लोग ग्राम पॉजिटिव की बात करें, सो दिस सीम्स टू बी पर्पल इन कलर। ठीक है। और ये क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अ स्टेन कॉल्ड एज क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट माई क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, जो क्या करेगा? ग्राम पॉजिटिव को पर्पल स्टेन में तो कलर कर देगा, एंड दिस एक्ट्स एज माई प्राइमरी स्टेन। ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी स्टेन। अब प्राइमरी स्टेन यानी क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग बैक्टीरिया को शुरुआत में एक कलर से स्टेन कर रहे, ठीक है, वो जो स्टेन यूज होगा विच इज यूज्ड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी स्टेन। और वही अगर मैं दूसरे बैक्टीरिया की बात करता हूं, दैट इज नथिंग बट योर केस ऑफ ग्राम नेगेटिव। सो दिस सीम्स टू बी पिंक इन कलर। ठीक है। ये कैसे दिखेंगे? पिंक कलर में। अब ये पिंक कलर में क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सैफ्रनिन स्टेन। ठीक है। इसके पास क्या है? सैफ्रनिन स्टेन, एंड दिस इज माय सेकेंडरी स्टेन। ठीक है। अब जो भी बैक्टीरिया पहला वाला कलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या बनाया है हमने? दूसरा वाला कलर, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी
स्टेन। इजी है अब तक? कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट में डाल सकते हो। आई विल गिव बैक द आंसर टू दोस क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट केस इज नथिंग बट योर लोकोमोशन। अब कोई भी बैक्टीरिया रहेगा उसको एक जगह से दूसरे जगह तो मूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मूवमेंट होगा क्यों? इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। ये मूवमेंट क्यों होगा? इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। सो अब जैसे ही फूड खोजने के लिए बैक्टीरिया मूव करेगा, सो यहाँ पे उसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। जैसे हमारे पास हाथ पैर है, बैक्टीरिया के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। सो पहला क्या रहेगा कि एक बैक्टीरिया अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो उसके ऊपर देयर इज गोइंग टू बी सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीलिया, ठीक है। सो पहला क्या रहने वाला है? देयर इज गोइंग टू बी अ सीलिया। दिस इज योर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। वही अगर मैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, सो देयर माइट बी सम अदर ऑर्गेनिज्म जिसको क्या रह सकता है? देयर इज वन रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लैजेला, ठीक है। सो दिस इज योर रिबन लाइक स्ट्रक्चर। अब ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसा क्या मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। याद रहेगा मेरा पहला लेक्चर, तो वहां पे मैंने एक चीज बोला था, साइटोस्केलेटन, जो क्या कर रहा था? सेल का शेप मेंटेन रख रहा था। तो यहाँ पे सीलिया को पानी के अंदर जब कभी भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली स्विमर क्या करता है? फोर्स लगा के पानी को पीछे ढकेलता है, जिसके वजह से स्विमर क्या होगा? आगे चला जाएगा। वैसे ही ये सीलिया क्या करेंगे? बाय यूज ऑफ साइटोस्केलेटन, स्केलेटन, उसके वजह से क्या हो जाएगा? इट विल अप्लाई फोर्स, ठीक है, ऑन a surface, that is nothing but it is creating a pressure, and due to which the movement occur, ठीक है। आगे वाली मूवमेंट होगी, एक जगह को हम लोग छोड़ रहे हैं और दूसरे जगह पे पहुंच रहे हैं। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। सो लोकोमोशन का अगर मैं एक सिंपल सा डेफिनेशन लूं, सो दैट इज द मूवमेंट टेक प्लेस, the movement that takes place where organism moves from one position, अब ये पोजीशन को हम लोग लोकस भी बोल सकते हैं, टू अदर पोजीशन, ठीक है। एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पे पहुंचना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकोमोशन, ठीक है। अब फ्लैजेला की बात करूंगा, सो यहां पे भी साइटोस्केलेटन तो यूज होने ही वाला है, बट फ्लैजेला के पास दो मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सो यहां पे देयर आर टू मूवमेंट्स आर पॉसिबल। कौन कौन से दो मूवमेंट है? फर्स्ट वन इज रोटरी मूवमेंट, ठीक है। अब रोटरी मूवमेंट में क्या होने वाला है कि ये फ्लैजेला गोल गोल घूम रहा है कंटिन्यूअसली एज अ रोटर, ठीक है। हम लोग कभी भी एक रोटर को ऑन करते हैं तो वो कैसा रहेगा? कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा। तो ये फ्लैजेला भी अपने एक्सिस पे कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। सो इट इज परफॉर्मिंग अ कंप्लीट रोटेशनल मोशन अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। वही अगर मैं सेकंड बात करता हूं, सो उसको बोलते हैं विप्लैश मूवमेंट, ठीक है। अब विप्लैश मूवमेंट यानी क्या?
कि पानी में सट करके अपना रिबन को पुश करना, जिसके वजह से अपने आप ये फ्लैजेला के हेल्प से ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, आगे मूव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब थर्ड केस ऑफ द मूवमेंट विच इज अ बेसिक मूवमेंट, जो हम लोगों ने अमीबा में भी देखा हुआ है। ठीक है, अमीबा क्या करता है कि अपना शेप चेंज कर देता है जब कभी भी उसको आगे मूव करना रहेगा या कोई फूड पार्टिकल को खींचना रहेगा। सो ये जो एक्सटेंशन बना है, ठीक है, द एक्सटेंशन विच इज क्रिएटेड ऑन अ सरफेस, ये क्या है, एक्सटेंशन है। अब ये एक्सटेंशन किस चीज का है, दैट इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। कोई भी सेल के अंदर हमने बेसिक्स में ही देखा था कि एक ग्राउंड सब्सटेंस रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो दिस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एक आर्म की तरह दिख के आ रहा है, ठीक है, और आर्म्स को बोला जाता है पोडिया। ठीक है, सो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम लोग आर्म्स को क्या बोलते हैं, पोडिया। ठीक है, सो एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म के वजह से ये एक आर्म की तरह दिख रहा है बट एक्चुअल आर्म है नहीं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, नकली सा आर्म है, स्यूडो मीन्स फेक और पोडिया मीन्स आर्म। सो देयर इज नथिंग बट अ केस ऑफ स्यूडोपोडिया। यहां तक कुछ डाउट? नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। ठीक है, अब सेल्स के पास और भी तो पार्ट्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। सो फर्स्ट केस इज नथिंग बट हियर मेसोजोम्स। देख लेते हैं। अब ये मेसोजोम्स क्या था, दिस आर नथिंग बट फोल्डिंग्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी फोल्ड रहेगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेसोजोम। जब कभी भी फोल्ड्स की बात आती है, सो ये फोल्ड्स क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस सरफेस एरिया। ठीक है, अब जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो दैट इज हेल्पफुल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल। ठीक है, सो मेसोजोम्स आर बेसिकली हेल्पफुल फॉर फर्स्ट। ठीक है, सो मेसोजोम्स आर हेल्पफुल फॉर फर्स्ट केस इज नथिंग बट योर डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन के लिए ये जगह तो दे रहा है बट द रेप्लिकेटेड डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेशन करना मतलब एक कॉपी बनाना। सो यही रेप्लिकेटेड डीएनए ये कहां पे ट्रांसफर कर रहा है, टू द डॉटर सेल्स। सो सेल डिवीजन के वक्त जब कभी भी डॉटर सेल्स के पास जो डीएनए ट्रांसफर होने वाला है, उस ट्रांसफरिंग के वक्त कौन रोल प्ले करने वाला है, दैट इज नथिंग बट योर मेसोजोम्स। सेकेंड केस क्या रहने वाला है, दैट इज इट इज हेल्पफुल इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो यहां पे जब कभी भी हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो पा रहे हैं इजीली बाय द डिफ्यूजन, बट जब कभी भी वो गैसेस सेल के अंदर जा रहे हैं तो सेल को एनर्जी जनरेट करना पड़ेगा। एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या रखे हैं, एरोबिक एंजाइम्स। ठीक है, दिस एरोबिक एंजाइम्स विच आर नथिंग बट योर वर्किंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड थर्ड केस इट इज हेल्पफुल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तीन चीजों में, दैट इज नथिंग बट डीएनए रेप्लिकेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। सो रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में फाइनली हमारा मेसोजोम हेल्प करने वाला है। सेकेंड केस, अगर बैक्टीरिया को कहीं घूमना रहेगा तो इसको कहीं ना कहीं अटैच होना पड़ेगा, और अटैचमेंट के लिए उसके पास एक हुक लाइक अपीयरेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। सो दिस इज नथिंग बट हुक लाइक
स्ट्रक्चर, एंड यही हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? हेल्पफुल फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो कहीं जाके अगर उसे अटैच होना पड़ेगा, सो वो क्या यूज करेगा? फिम्ब्रिए को यूज करेगा। ठीक है, देर आर समटाइम लार्ज एक्सटेंशन ऑन द बॉडी। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के पास कभी कभी लार्ज एक्सटेंशन रहता है जिसके अंदर कुछ कलरफुल पिगमेंट्स है। ठीक है, इसी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं? क्रोमैटोपोर्स। ठीक है, दिस आर एक्सटेंशंस on the surface that contains pigment। ठीक है, that contains pigments। और ये पिगमेंट्स कैसे रहने वाले हैं? कलर से भरे हुए। सो मोस्टली ये क्रोमैटोफोर का जो रोल है वो कहां पे आने वाला है? दैट क्रोमैटोफोर्स जनरली कौन से पिगमेंट से भरे रहेंगे? बाय ग्रीन कलर। अब ग्रीन कलर आ गया तो इससे ये तो समझ में आ जाना चाहिए दैट दिस इज एबल टू एब्जॉर्ब द लाइट रेडिएशन। ठीक है, कोई भी सोलर लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय ग्रीन कलर, एंड जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस विल बी स्टार्ट। सो कोई ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे जो क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाएंगे, एंड दे आर बेसिकली शोइंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज नथिंग बट अ पॉलीजोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। अब बैक्टीरिया के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट तो नहीं है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो वहां पे क्या रहना चाहिए? ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास खुद के पास मेम्ब्रेन ना हो, या फिर कोई ना कोई खाना जो इकट्ठा होके एक सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो whenever the food particles ठीक है are aggregated to form a solid structure। ठीक है, और यही सॉलिड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडीज। यहां तक क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट योर इंक्लूजन बॉडीज। बट पॉलीजोम की केस बहुत मजेदार है। ठीक है, अगर मैं पॉलीजोम्स की बात करूंगा, सो पॉलीजोम्स आर नथिंग बट एक के पीछे एक राइबोसोम सेट हो रहे। ठीक है, और राइबोसोम के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस तो जरूर किया था दैट राइबोसोम इज हेल्पफुल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आगे जाके और एक बार आने ही वाला है डिटेल में। ठीक है, सो यहां पे जो राइबोसोम है दोस आर 70s टाइप राइबोसोम। अब ये 70s है क्या भाई? ठीक है, so this is nothing but the S represents for Swedberg's unit। So 1s is nothing but 10 raised to minus 13 second। So this is nothing but your settling time। जब कभी भी सेल्स हम लोगों ने सेपरेट किए रहेंगे तो ऐसे टाइम पर राइबोसोम को भी तो सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, कोई भी चीज को अगर सेपरेट करना होगा तो उसको जोर से फोर्स लगा के घुमाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज को एक सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, सो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा? एक्सिस से बाहर जाने वाला फोर्स लगने वाला है, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सो यहां पे एक मशीन है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ठीक है, सो जो क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूज या सेंट्रीफ्यूगेशन दिखाएगा, जहां पे अकॉर्डिंग टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ठीक है, अकॉर्डिंग टू centrifugal force the ribosomes are set whenever there is a time 70 multiplied by 10 raised to minus 13 second. यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज इसी 70s को अगर तोड़ेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं. लेट्स सी कि कौन कौन से ये कॉन्सेप्ट है. सो यहाँ पे कौन से दो कॉन्सेप्ट आएंगे? दैट योर राइबोसोम इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. एक कैसा रहने वाला है? लार्ज सब यूनिट. और एक कैसे रहने वाला है? स्मॉल सब यूनिट. ठीक है, अब लार्ज सब यूनिट जो रहेगा वो कैसा रहेगा? 50s. एंड स्मॉल सब यूनिट इज 30s. अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि 50 प्लस 30 तो 80 हो जाता है, तो ये 70 कैसे आया? मैंने जैसे पहले बताया, दिस इज जस्ट अ टाइम टू सेटल राइबोसोम. तो जो भी लार्ज सब यूनिट रहेगा उसके लिए क्या टाइम लगा? 50 इंटू 10⁻⁻13. और वही अगर स्मॉल रहा तो उसके लिए क्या लगेगा? 30 इंटू 10⁻⁻13. सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल ऐसा रहने वाला है, एक्सपेरिमेंटल डेटा. ठीक है, सो यहां पे राइबोसोम को तोड़ेंगे तो उसके पास क्या मिलेगा? एक बड़ा सब यूनिट दैट इज 50s एंड छोटा सब यूनिट दैट इज 30s. सो अब हम लोगों के पास, अगर हम लोगों को पोस्टुलेट्स ऑफ मॉडर्न थ्योरी, ठीक है, याद रहेंगे तो उसमें क्या बोला था? डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विद इन अ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड है जो कौन है? mRNA. और उसी mRNA से हम लोगों को फाइनली क्या बनाना रहेगा? प्रोटीन. ठीक है, अभी फिलहाल ये समझ लो कि अगर मेरे पास एक mRNA प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बट माई mRNA. तो ये mRNA के ऊपर मेरे पास मल्टीपल राइबोसोम सेटल हो जाते हैं. ठीक है, एक के पीछे एक ये राइबोसोम क्या हो रहे हैं? सेटल हो रहे हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस को कंटिन्यूअस रख रहे हैं. ठीक है, सो ये mRNA से मुझे क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस प्रोटीन इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, ये प्रोसेस को कैसा रख रहे हैं? कंटिन्यूअस रख रहे हैं. एंड इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजोम्स. ठीक है, अभी समझ में आया? पॉली मतलब क्या रहता है? मल्टीपल. जोम्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स. सो देयर आर मल्टीपल राइबोसोम्स अरेंज ऑन वन mRNA फॉर कंटिन्यूअस प्रोटीन सिंथेसिस. एंड दिस इज नथिंग बट योर केस ऑफ पॉलीजोम्स. इजी था. ठीक है, सो अब नेक्स्ट केस क्या रहेगा? प्लाज्मिड. अब तक हम लोगों ने बैक्टीरिया के डीएनए के बारे में तो पढ़ा नहीं. ठीक है, सो अगर बैक्टीरिया के अंदर हम लोग मूव करते हैं, सो उसके पास अगर कोई भी एक प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा, सो देयर इज नो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट. ठीक है, अंदर कोई एक स्पेशल कंपार्टमेंट तो नहीं है. तो ऐसा पार्ट जहां पे तुम्हारा डीएनए या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, ये मिलेगा, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. ठीक है, सो न्यूक्लियोइड का डेफिनेशन क्या रहेगा? द रीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल, the region in prokaryotic cell that contains genetic material, of a cell. ठीक है, सो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोइड. ठीक है, अब ये न्यूक्लियोइड के अंदर बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी है जो कैसा रहने वाला है? इट शुड बी सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड एंड नेकेड डीएनए. ठीक है, इसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है. सो ये डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड
एंड नेकेड डीएनए। ये डीएस का मीनिंग रहता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, सर्कुलर है क्योंकि सर्कल लाइक शेप है, डबल स्ट्रैंड है क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रैंड्स है, एंड नेकेड क्योंकि इसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और इसके जीन्स जो है वो कंटिन्यूअसली कैसे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ऐसा ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट रहता है। ठीक है, किसी किसी बैक्टीरिया के पास क्या रहने वाला है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और उसी डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मिड, जो दिखेगा कैसा, एग्जैक्टली लाइक योर डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बट ये एक्स्ट्रा कॉपी है। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा कॉपी रखी क्यों है, दिस इज नथिंग बट माई प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड का मेजरली यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये चैनल के ऊपर हम बायो के एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। ठीक है, सो जब कभी भी मुझे कोई एक नई सेल बनानी है विथ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये तो सुना रहेगा कि आजकल इंसुलिन्स बैक्टीरियल सेल में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन के जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने के वक्त हम लोगों के पास क्या रहना चाहिए, प्लाज्मिड। ठीक है, सो प्लाज्मिड प्लेस अ वेरी क्रूशल रोल इन दैट पर्टिकुलर केस। ऑल्सो ये बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास दो बेसिक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एक को बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये एफ प्लाज्मिड का नाम क्या रहता है, फर्टिलिटी फैक्टर हैविंग प्लाज्मिड। ठीक है, एफ इज नथिंग बट हियर फर्टिलिटी फैक्टर हैविंग प्लाज्मिड। अब ये फर्टिलिटी फैक्टर प्लाज्मिड क्या करेगा कि जब कभी भी सेल को अपने बीच में एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस रन करना है, बट इस रिप्रोडक्शन में बस जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एक सेल को अपने नेबरिंग सेल को क्या देना है, जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड करना है, तो सेल्स को तो कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, सो ये कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पिलाए। सपोज एक सेल है और यहां पे ये कनेक्शन बन चुका है, सो ये जो कनेक्शन बना है, ठीक है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज पिलाई। यहां तक कुछ डाउट? अब ये पिलाई के थ्रू क्या हो जाएगा, जो भी जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो पास ऑन हो जाएगा टू द नेक्स्ट सेल। सो जैसे ही हम लोगों को प्लाज्मिड को आगे भेजना है टू द नेबरिंग सेल, सो हम लोगों को क्या रहना चाहिए, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ पिलाई। और ये पिलाई बनेगा किस वजह से, बिकॉज ऑफ ओनली एफ प्लाज्मिड। ठीक है, विदाउट एफ प्लाज्मिड अगर सेल को पिलाए बनाना रहेगा, सो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो कोई सेल को अगर प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करना है, सो उसके आजू बाजू में कहीं भी देयर शुड बी अ सेल दैट कंटेन्स एफ प्लाज्मिड इन इट। ठीक है, अगर एफ प्लाज्मिड नहीं है तो सेल पिलाए नहीं बना पाएगा। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, सो जैसे ही हम लोगों को पिलाई फॉर्मेशन समझ में आता है, सो ये तो समझ रहा है कि प्लाज्मिड आगे ट्रांसफर हो रहा है, बट अगर सपोज मुझे कोई नया फैक्टर आगे ट्रांसफर करना है तभी भी ये पिलाई काम में आएगा, क्योंकि पिलाई के थ्रू क्या हो रहा है, हम लोग किसी भी प्लाज्मिड को दूसरे सेल में ट्रांसफर कर पा रहे। सो जैसे ही ट्रांसफर हो पाएगा, दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर वो प्लाज्मिड के ऊपर जो भी फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, दैट फैक्टर इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इजी। ठीक है, तो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो है, बट ये कोई भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसके पास ये एबिलिटी है कि बाजू वाले सेल के साथ ये कनेक्ट कर ले थ्रू
a pili, and through that pili it can be able to transfer the genetic material. यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, समझ रहे हैं सबको? एंजॉय कर रहे हो सब लोग? क्योंकि हम लोग बस थियरी पार्ट नहीं पढ़ रहे, तो एक्चुअल इसका यूज क्या है आगे जाके जब कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल क्यों पढ़ा भाई पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ लिया बुक में था करके। ठीक है, सो हम लोग हर एक चीज का क्या देखेंगे, एप्लीकेशन भी देखना चालू करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ एक दूसरा प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग आर प्लाज्मिड। आर इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस फैक्टर। अब रेजिस्टेंस नाम तो फिजिक्स में आया रहेगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस करता क्या है कि जब कभी भी हम लोग बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया का ग्रोथ स्लो डाउन कर देता है, उसका सेल डिवीजन क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। सो आर प्लाज्मिड क्या करेगा, इट इज रिलीजिंग एंटी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, हम लोग अगर एंटी बना रहे हैं तो बैक्टीरिया खुद क्या बनाएगा, एंटी एंटीबायोटिक्स, और उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या पैदा करेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, वो एंटीबायोटिक कभी हम लोगों के प्रोकैरियोटिक सेल पे एक्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल डिवीजन का कोई रेट डिक्रीज नहीं होगा। सो जिस बैक्टीरिया के पास आर पॉजिटिव, दैट मीन्स आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो कभी भी बाहर के एंटीबायोटिक से मरने वाला है नहीं। उसने अपने आप को ऐसा एडेप्ट कर लिया है कि ड्यूरिंग दैट एडेप्टेशन द आर प्लाज्मिड स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस, और जिसके वजह से वो क्या कर पा रहा है, सरवाइव कर पा रहा है। यहां तक आसान है, सब कुछ क्लियर? ठीक है, मजा आ रहा है? सो नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ईयर, ये क्या हो गया, ग्राम स्टेनिंग की बात अभी चलेगी नहीं। ठीक है, सो ग्राम स्टेनिंग हम लोगों ने पहले ही डिटेल में देख लिया है, सो इसको मिटा देते हैं एंड वी विल बी स्टडिंग योर नेक्स्ट केस, दैट इज वन क्वेश्चन। ठीक है, सो देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब कभी भी इफ वन bacteria wants to acquire R plasmid from neighboring cell, then what should be the factors present? What should be the factors present in that neighboring cell? In that neighboring cell. ठीक है, पॉज करके खुद से एक बार सोच के देखो कि हम लोगों के पास ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। मैं तो बताने ही वाला हूं। ठीक है, सॉल्व कर लिया, ट्राई कर लिया। किसी का आंसर आया रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, सो इफ आई एम सपोज कंसिडरिंग दिस सेल टू बी अ सेल विच इज एफ नेगेटिव एंड आर नेगेटिव। ठीक है, ऐसी सेल है जिसके पास आर प्लाज्मिड है नहीं, इसीलिए इस सेल को क्या करना है, आर प्लाज्मिड को एक्वायर करना है। ठीक है, और इसका नेबरिंग सेल, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम नेबरिंग सेल। सो नेबरिंग सेल से कोई भी चीज लेना रहेगा तो पहले क्या फॉर्म करना पड़ेगा, पिलाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेल कैसा होना चाहिए, एफ पॉजिटिव, बिकॉज एफ फैक्टर is able to form pili. So pili formation is going to occur because of the F plasmid. ठीक है,
और वही F के साथ और एक फैक्टर कौन सा रहना चाहिए, R, दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस प्लाज्मिड प्लस पिलाई का फॉर्मेशन वाला प्लाज्मिड दोनों अगर नेबरिंग सेल के पास रहेंगे तो सेल क्या बना पाएगा, पिलाई भी बना पाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर वो अपने प्लाज्मिड को रेप्लिकेट या उसका कॉपी भी बना पाएगा, और कॉपी बनाते वक्त साथ ही साथ किसका कॉपी बनाएगा, आर प्लाज्मिड का। ठीक है, सो सेल 2 से सेल 1 को जब कभी भी आर प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है, सो सेल 2 मस्ट कंटेन आर प्लाज्मिड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंड F प्लस भी चाहिए फॉर पिलाए फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा केस ले लेते जहां पे सेल के पास R पॉजिटिव का केस है बट F नेगेटिव है, सो ऐसे टाइम पे, ठीक है, ये चीज वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देर विल बी नो पिलाए फॉर्मेशन। अगर पिलाए फॉर्म होगा ही नहीं तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यहां तक कुछ डाउट? ठीक है, सो नेक्स्ट केस इज योर, व्हाई डू बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया इज कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इस वाले पार्ट या इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोगों ने लोकोमोशन में कवर किया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बैक्टीरिया के पास, हमारे पास क्या था, देयर इज अ फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला का जो बेस है ना भाई, तो ये बेस क्या करता है, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। सो देयर इज, इफ द फ्लैजेला shows movement, सो उसके पास कितने टाइप के मूवमेंट थे, दो टाइप के। पहला वाला क्या था, योर रोटरी मूवमेंट। सो ये रोटरी मूवमेंट उसी के वजह से तो दिख रहा है। ठीक है, यहां पे फ्लैजेला क्या कर पा रहा है, इट विल बी एबल टू रोटेट द फ्लैजेला अराउंड द एक्सिस, अराउंड द एक्सिस। ठीक है, अब जैसे ही रोटरी मोशन दिखाएगा तभी तो फ्लैजेला घूमेगा, तभी तो ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, एंड जिसके वजह से हमें एक इनर्शिया मिलेगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर बैक्टीरिया लोकोमोट करना चालू करेगा। ठीक है, ये रिबन लाइक का जो विप्लैश मूवमेंट था, वो विप्लैश मूवमेंट बस फोर्स अप्लाई करने के लिए था, बट रोटरी मूवमेंट एक्चुअली क्या कर रहा है, फ्लैजेला को घुमा रहा है, एंड इट इज जनरेटिंग दैट पर्टिकुलर एनर्जी। यहां तक समझ में आया? एंड बैक्टीरिया का जो साइज है दैट इज इन माइक्रोमीटर। सो अगर बैक्टीरिया माइक्रोमीटर साइज पे है तो बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी जो भी प्रेजेंट रहेगा, दिस बेसल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ फ्लैजेला। ठीक है, या सीलिया। सो जनरली फ्लैजेला को जब कंसिडर करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे, मोटर। ठीक है, सो बेसल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ फ्लैजेला, और ये फ्लैजेला का पार्ट होने के कारण एंड रोटेट होने के कारण हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट मोटर इन द वर्ल्ड। यहां तक कुछ डाउट? So, thank you guys. This is a part of prokaryotic cell we wanted to learn from neat perspective as well as board's perspective and हर एक चीज का logic. ठीक है? So do not forget to like, share and subscribe this channel. Please click on that bell icon for more updates and notification about my latest videos. Okay? Thank you guys. ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखिएगा, और ऐसे ही आगे हम लोग लॉजिक के साथ नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आएंगे ऑन योर चैनल लूप्स ऑफ बायोलॉजी। बाय बाय।